चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो भारत जैसे देश में भूत प्रेत की घटनाओं का मशहूर होना एक आम बात है, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी घटना को जाहिर कर रहा हूँ जो खुद मेरे साथ घटी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी इस घटना को याद करते समय मेरे दिल में एक ज्वाला सी फटने लगती है। वैसे तो अंधेरा होने के बाद मैं खुद ही अंधेरे से बेहद डरता था, लेकिन कभी कभी दिन और किस्मत खराब हो तो इन चीज़ों से सामना करने के साथ साथ इन्हें सहना भी पड़ता है। मैंने मौत को इतने करीब से देखा था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अमूमन रात के समय मैं अपने घर से बाहर निकलने में घबराने लगता था, जिस वजह से मैं भूलकर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, उसके साथ ही साथ मेरे अंदर थोड़ा बहुत जज्बा भी पैदा होने लगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले ही कहीं भी बाहर जा सकता हूँ, और एक दिन कुछ ऐसा ही काम भी हो गया। दरअसल मेरी मामी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे मामा का इकलौता लड़का बुरी तरह घायल था और उसे तुरंत ही शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उस समय दीपक के फ़ोन में सबसे पहले मेरा ही नंबर था, तो जैसे लोगों ने उसको सड़क पर घायल अवस्था में देखा तो सबसे पहले मेरे पास ही फ़ोन आया। सामने से आवाज़ आई, आप जो भी हैं, यहाँ इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। इनके साथ एक महिला भी है जो गंभीर अवस्था में है। इनको तुरंत ही अस्पताल पहुँचाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और उसी वक्त मैंने अपने मामा को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। मेरे मामा इस बात को सुनकर पूरे तरीके से घबरा गए, लेकिन सही समय पर उन्होंने दीपक और मामी दोनों को संभाल लिया और उनको सही समय पर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया। इस समय ठंड का माहौल था। मेरे पापा भी अपने बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए और ऊपर से मम्मी भी घर पर अकेली थी, तो घर को सूना छोड़ना सही नहीं था। लिहाजा मैंने ही मामा और उनके लड़के को खाना देकर आना सही समझा, क्योंकि हम उनके बेहद करीब थे, यानी कि मेरे घर से अस्पताल की दूरी ज़्यादा नहीं थी। और उस वक्त हमने एक नई बाइक खरीदी थी, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, जिससे मैं खुश था कि आज मुझे रात में बाइक चलाने का मौका मिलेगा। उस समय हल्की ठंड और हल्की गर्मी का माहौल था, तो जैसे ही रात होती तो ठंड पड़ने लगती और सुबह के समय में गर्मी अपने जोर पर होती। बाकी दिनों के मुकाबले आज ठंड अपने जोर पर थी, जिस वजह से मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। और मैं अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो भी कहीं काम से बाहर गया था। अब मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोलकर थैली में खाना पैक करवा लिया और फिर वहाँ से निकल गया। अस्पताल की दूरी यहाँ से करीब 24 किलोमीटर की थी। जैसे मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला तो एक काली बिल्ली ने तुरंत ही मेरा रास्ता काट लिया। मम्मी ने मुझे चप्पल उतारकर कुछ देर के लिए रुकने को कहा, लेकिन मैं मम्मी की बातों पर कहाँ विश्वास करने वाला था। तभी मैं अपनी मम्मी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए घर से बाहर निकल गया और फिर अपनी बाइक पर बैठकर तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। इसी बीच एक सूचना ने मेरे दिल को एक राहत की सांस दी। दरअसल मुझे पता चला कि दीपक के साथ साथ उसकी मम्मी की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है और दोनों को होश आ चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। अच्छी बात तो ये थी कि दीपक के सर में कोई चोट नहीं थी, जिस वजह से वो बच गया। अभी रात के करीब 9:30 बजे थे, लेकिन सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा तो ये साबित कर रहा था मानो रात के 1:30 बजने वाले हैं। और मैं आराम आराम के साथ अब बाइक चलाता रहा, लेकिन उसके बाद मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां इधर से उधर टहल रही थी, जिनकी आवाज़ भी साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। दिन की बजाय रात का नज़ारा सच में बड़ा ही डरावना लगता था, लेकिन अभी भी मेरे अंदर कोई संकोच ही नहीं था और बस मैं चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहा। मेरे फ़ोन में हेडफोन लटक रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर कहीं भी मुझे अंधेरे से डर लगा तो मैं इन्हें अपने कान में डाल लूँगा, ताकि काफ़ी हद तक मैं अपने डर को दूर कर सकूँ। चलते चलते अब मेरी बाइक की स्पीड अपने आप ही कम हो रही थी। बाइक की स्पीड को एकदम ज़्यादा होता देख मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी बाइक से मेरा संपूर्ण कंट्रोल तो कब का ही हट चुका है। लेकिन मैं अपनी चुस्ती और फुर्ती के साथ अपनी बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ये सब ज़्यादा देर तक नहीं हुआ, फिर बाइक नॉर्मल होने लगी और ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि मैं थोड़ा बहुत भी समझ नहीं पाया। फिर मैं किसी तरह उस एरिया से निकल गया और अस्पताल में पहुंच गया,
जो उस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तब जाकर मुझे एक चैन की सांस मिली। सबसे पहले मैं अपने मामा के पास पहुंचा तो वो काफ़ी उदास लग रहे थे और उनका उदास होना लाजमी था, क्योंकि अपनों को पीड़ित देख दुख होना एक नॉर्मल बात होती है। खैर उन सबको खाना देने के बाद अब वक्त हो चुका था घर वापस लौटने का। तभी मामा ने कहा, तुम आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। लेकिन उस वक्त जब मेरा समय खराब था तो मैं उनकी बातों को कहाँ मानने वाला था। मैंने मामा से कहा, अरे नहीं मामा जी, मुझे सुबह कोचिंग भी जाना है, ऐसे में मुझे यहाँ रुकना सही नहीं होगा। और फिर मामा ने मुझे रोकना सही नहीं समझा और अपनी आफत को गले लगाने के लिए मैं बाइक पर बैठ गया। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी, सन्नाटा अपनी गहराइयों तक जा चुका था और इस जोरदार अंधेरी रात के बीच जहाँ मुझे कीड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो वहीं इस बार मेरी बाइक सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। अब मैं रुकने के मूड में नहीं था। हवा से बातें करता हुआ मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी बाइक के पहिए से हवा निकलने लगी। शायद कोई कील उसमें चुभ गई थी, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि टायर ट्यूबलेस था, तो पंचर होने के बावजूद भी दूर दूर तक मेरी बाइक आसानी से चल सकती थी। पहले तो मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाया और उसके अंदर मौजूद समस्या को परखने लगा। फिर मैंने देखा कि बाइक के एक टायर में कील फंसी हुई थी। लोहे की उस कील को निकालना अब मेरे लिए रिस्क जैसा था, क्योंकि कहीं भी बाइक का पहिया फट सकता था और ऐसे में मैंने खतरा उठाना सही नहीं समझा और बिना कील निकाले ही मैं ड्राइव करने लगा। अब यहाँ से पंक्चर की दुकान पे तकरीबन 7 किलोमीटर आगे थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस स्थान पर आते ही मेरे दिल में एक ज्वाला सी फट रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जो मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया। एक अजीब सी सरसराहट, कुछ ऐसा अनुभव जो बड़ा ही अलग लग रहा था। लेकिन मैं अपने धैर्य के साथ शांत स्वभाव में चुपचाप इन चीज़ों को सहता रहा। कुछ समय और बीता और फिर मैं पहुंचा मेहंदीपुर गांव के पास। ये वही इलाका था जहां आते वक्त मैंने कुछ अजीब सी चीज़ों का एहसास किया था। बाइक की स्पीड अपने आप ही कम हो रही थी और बढ़ रही थी। अचानक की रफ्तार में एक बार फिर मुझे बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, मानो मेरे अलावा कोई और है जो इस बाइक को कंट्रोल करने में सफल है और वो मेरे स्थान पर ही है। सामने सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। गांव में पसरा सन्नाटा तो यहाँ की अजीब चीज़ों का एहसास करवा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बेचैनी भी होने लगी। कुछ देर के बाद मुझे उस स्ट्रीट लाइट के नीचे एक अजीब सी परछाई दिखी। उस लंबी चौड़ी आकार की परछाई को देखते ही मुझे थोड़ा सा भय लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई मौजूद है, लेकिन असल में तो किसी का नामो निशान ही नहीं था। और इतने में ही हवा का एक तेज झोंका वहाँ से बिजली की रफ्तार से गुजर गया। घास फूस के तिनके मेरी आंखों में पड़ने लगे और इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाता कि मुझे अपने शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। यह खुजली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं अपने पूरे शरीर को खुजलाने लगा। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जैसे तैसे ये माहौल शांत हुआ तो मेरे शरीर में भी उस खुजली का असर अब कम देखने को मिला। इस खुजली के मारे मैंने अपनी बॉडी पर पहन रखे कपड़ों को भी लगभग उतार दिया था, लेकिन उसके बाद ठंड ने कहर ढा दिया। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा। ठंड के मारे मुझे वापस अपने कपड़े पहनने पड़े और बाइक को तेज चलाने लगा। लेकिन अब मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप ही ऑफ ऑन हो रही थी, साथ ही हॉर्न भी बज रहा था और उस समय पेड़ों के सरसराने की आवाज़ के साथ साथ सड़क पर किसी तेज तेज कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। मेरी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी थी और इस समय मेरी बाइक सिर्फ 20 की रफ्तार में थी, लेकिन मैंने चारों गियर डालकर स्पीड को फुल कर रखा था। यानी कि यहाँ कुछ तो ऐसा चल रहा था जो मेरी समझ से बाहर था। और अब तो मुझे ये सब यकीनन तौर पर भी नज़र आ रहा था। शायद कुछ तो बहुत बुरा था जिसका अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। इतने में ही मेरी बाइक अचानक से सड़क पर एकदम से पलट गई। मैं कुछ इस प्रकार से ज़मीन पर गिरा कि मेरे हाथ पैर छिल चुके थे और फिर मेरे पैर पर एक जोरदार मौज भी आ चुकी थी। लेकिन गंभीरता के साथ भी मेरे अंदर खड़े होने का साहस था। मैं खड़ा तो होना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था और अब मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने पूरे शरीर को हिला नहीं पा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि कोई तो ऐसा है जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह जकड़ रखा है। तभी मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं विफल रहा क्योंकि मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतने में ही मुझे अपने आसपास चमगादड़ का एक बहुत बड़ा झुंड दिखा।
जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी चमगादड़ एक आदमी का रूप धरकर मेरे सामने प्रकट हो गई, जिसके पैरों में लाल लाल कलर के 2 जूते नजर आ रहे थे और साथ ही उसके सर पर एक पगड़ी भी बंधे हुए थे। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। फिर वो मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद उसने अपने पैर की सहायता से मेरे सर पर जोर से मारा, जिस वजह से मैं करीब करीब जमीन में गिर चुका था। लेकिन उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। शायद मेरी चीख पुकार से कुछ लोग जल्दी से वहां मेरे पास पहुंचे और उन्होंने सही समय पर मेरी मदद कर दी और इस तरह मेरी जान बच गई। दोस्तों, इस दिन चोट आने के बाद मुझे भी अपने मामा के लड़के के पास ही भर्ती रहना पड़ा, लेकिन करीब 11 दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार रहा और बाद में जाकर मैं नॉर्मल हुआ। लेकिन आज तक मैं इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द सहना पड़ा। उस दिन के बाद मैं करीब 3 साल तक के सफ़र को अंजाम देने तक छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।